तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ कक्षा 9वीं की गणित। और बच्चों इसमें आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तो बच्चों आज हम लोग इस बहुपद वाले टॉपिक में ऑल डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यानी कि बच्चों मैं आज आप लोगों को बहुपद क्या है और बहुपद से संबंधित टर्मिनोलॉजी यानी कि बहुपद से संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो परिभाषाएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। और बच्चों यदि आप लोगों ने ये वाला वीडियो देख लिया यानी कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया तो बच्चों आप लोगों का पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद वाला चैप्टर बिल्कुल खत्म। यानी कि बच्चों आप लोग आसानी से बहुपद वाले चैप्टर के सारे क्वेश्चन हैं वो कर पाओगे। बस आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को और डेफिनेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। और बच्चों शुरू करने से पहले यदि आप लोगों ने इसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, यदि आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसको भी देख लीजिए और बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि मैंने उसको बहुत ही आसान सी भाषा में आपके लिए तैयार किया है। तो आप लोग उसको एक बार जरूर देख लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। और बच्चों समझते हैं छोटी छोटी परिभाषाओं को सबसे पहले, क्योंकि बच्चों ये छोटी छोटी चीजें ही हमें बहुत बड़ी चीजें समझाती हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे चर के बारे में और अचर के बारे में, यानी कि चर क्या कहलाते हैं, अचर क्या कहलाते हैं। तो आप लोगों को याद ही होगा बच्चों के ये चर हैं वो क्या कहलाते हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा क्लास 8 में बीजगणित के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आए हो, तो आप लोगों को चर और अचर तो ध्यान ही होंगे। और बच्चों यदि आप लोग भूल गए हो तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा उनको जल्दी से याद करवा देता हूं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को बताऊंगा चर की परिभाषा। और बच्चों परिभाषा समझने से पहले आप लोग बच्चों अपनी कॉपी और पेन लेकर के आ जाइए, ताकि मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊं तो आप लोग उनको नोट्स में लिखते जाओ। तो चलिए बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं चर की परिभाषा। तो ध्यान से सुनिए। चर वो कहलाते हैं जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। क्या कहलाते हैं बच्चों? चर चर वह कहलाते हैं जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। अब कैसे बदलता रहता है? तो देखा होगा बच्चों आपने किसी क्वेश्चन में कि किसी क्वेश्चन में बच्चों x बराबर कहीं 5 होता है बच्चों, कहीं पर x बराबर -2 हो जाता है, कहीं पर x बराबर 3/2 हो जाता है, कहीं पर x बराबर 7 हो जाता है, कहीं पर y बराबर 2 होता है, कहीं पर y बराबर बच्चों 8 होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो x की वैल्यू है वो क्वेश्चन के अनुसार बदलती रहती है। यानी कि किसी क्वेश्चन में x का मान 5 आ जाता है, किसी में x का मान -2 आ जाता है, किसी में y का मान 2 आता है, किसी में 8। और बच्चों ऐसे हैं जो इन सभी के मान हैं वो बदलते रहते हैं। इसलिए बच्चों जो x, y, z हैं ये सारे के सारे हमारे कहलाते हैं चर। यानी कि बच्चों जो गणित में अपने जो ABCD के अक्षर होते हैं बच्चों ABCD से लगा करके बच्चों x, y, z तक जो ये हमारे सारे के सारे ABCD के अक्षर होते हैं बच्चों मैथमेटिक्स में इनको ही बच्चों चर कहा जाता है, क्योंकि इनके मान है वो क्वेश्चन के अनुसार बदलते रहते हैं। और बच्चों अब हम लोग समझते हैं अचर के बारे में। तो अचर जो होते हैं बच्चों वो चर के बिल्कुल जस्ट अपोजिट होते हैं। अब अपोजिट कैसे? तो बच्चों इनकी परिभाषा भी आप लोग ध्यान से सुनिए। तो अचर की जो परिभाषा है बच्चों वो कुछ इस प्रकार है कि अचर वह कहलाते हैं जिनके मान हैं वो नियत रहते हैं और कभी भी नहीं बदलते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि अचर के मान हैं चर के जैसे कभी भी नहीं बदलते हैं। अब जैसे बच्चों यदि मैं लिखूं 5 तो बच्चों मैं 5 के बराबर में हमेशा 5 ही लिखूंगा, क्योंकि 5 की वैल्यू है वो 5 के बराबर है। तो 5 बराबर 5 हो गया बच्चों, इसलिए जो 5 है वो क्या होगा, एक हमारा अचर हो गया। जैसे यदि मान लो बच्चों मैंने 3 लिखा तो 3 के बराबर 3 होगा, मैंने -2 लिखा तो -2 के बराबर 2 होगा, और यदि मैंने 3/2 लिखा तो इसके बराबर बच्चों 3/2 होगा। तो ये सारे के सारे बच्चों हमारे कहलाते हैं अचर, क्योंकि इनके मान है कभी भी बदलते नहीं हैं, इनके मान है जितने हैं उतने ही रहते हैं। यानी कि बच्चों मैथमेटिक्स में यानी कि गणित में जो गिनती है हमारी 1 2 3 ये बच्चों हमारे कहलाते हैं सभी के सभी अचर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आगे हमारी परिभाषा है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद की। तो बच्चों आप लोग बहुपद की परिभाषा को याद करने की कोशिश कीजिए। और बच्चों मैं आप लोगों की मदद के लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ बहुपद के।
तो बच्चों मैंने बहुपद का एक एग्जाम्पल लिखा, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। एक और मैंने लिखा बच्चों आप लोगों के लिए 3x प्लस के 2। एक और मैंने लिखा 3/2 एक्स का स्क्वायर प्लस के 5। एक और लिखा मैंने माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 3। तो यहाँ पर बच्चों ये मैंने कुछ बहुपद के उदाहरण लिख दिए हैं और बच्चों आप लोग इनसे बहुपद की परिभाषा को याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बच्चों आप लोग क्लास 8 में बहुपद की परिभाषा है वो उसको पढ़ करके आए हो। तो बच्चों आप लोगों ने बहुपद की परिभाषा याद कर ली। तो बच्चों अब मैं आप लोगों को बहुपद की परिभाषा बताता हूं, तो आप लोग है उसको जो आपने परिभाषा बनाई है उसके साथ में मैच करना, ठीक है बच्चों। और बहुपद की परिभाषा बच्चों कुछ इस प्रकार है कि बहुपद वह व्यंजक होता है जिसमें चर अचर के साथ गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना ये सभी की सभी होती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थी बहुपद की परिभाषा। अब बच्चों बिल्कुल बहुपद को आसान भाषा में समझने के लिए थोड़े से मैं यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे बच्चों मैंने लिखा है यहाँ पर, एक लिखा मैंने 4x का स्क्वायर प्लस के 2। तो यहाँ पर देखिए इसमें दो पद हैं इसलिए ये बहुपद हो गया। क्योंकि देखिए बच्चों आप बहुपद, इसका नाम है बहुपद। तो बहु का मतलब बच्चों यहाँ पर होता है बहुत, क्या होता है बहुत। और बच्चों यहाँ पर पद का मतलब तो पद ही होता है। तो यहाँ पर देखिए कि वह व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। तो ये बच्चों बहुपद की दूसरी परिभाषा है जो कि थोड़ी सी आसान है। तो बच्चों बहुपद की परिभाषा से अब आप लोग देखिए कि इसमें दो पद हैं तो ये बच्चों हमारा बहुपद कहलाता है। जैसे एक और मैंने एग्जाम्पल लिखा, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा था। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये भी क्या है बच्चों बहुपद है। और यदि बच्चों मैं एक और लिख दूं जैसे 100x का स्क्वायर, या मैंने लिख दिया बच्चों 2, तो ये 100x का स्क्वायर ये या बच्चों ये 2, ये दोनों भी बच्चों बहुपद हैं। तो ये तो बड़ी दिक्कत हो गई कि बच्चों जिसमें एक से ज्यादा पद हैं वो बहुपद कहलाता है, और जिसमें एक पद है वो भी बहुपद है, और ये केवल दो है तो वो भी बहुपद है। तो बच्चों अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ बहुपद की शर्तें। तो बच्चों बहुपद की शर्तों को आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि बच्चों ये जो बहुपद की शर्तें हैं आप लोग इनसे ये बता पाओगे कि कोई भी व्यंजक लिखा हुआ है वो बहुपद है कि नहीं है। और बच्चों इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, तो आप लोग बहुपद होने की शर्तों को बड़ा ध्यान से सुनिए कि कोई भी व्यंजक है वो बहुपद कब कब होगा और बहुपद कब नहीं होगा। तो बच्चों बहुपद की सबसे पहली शर्त है कि जो बहुपद में बच्चों चर होते हैं उनको कभी भी अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। यानी कि जो हमारे बच्चों चर होते हैं उनको अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे एक्स वाई जेड हैं इनको अंडर रूट में कभी भी नहीं होना चाहिए। और बच्चों यहाँ पर हमारी दूसरी शर्त है बच्चों कि जो चर हैं इनकी घात है कभी भी बच्चों ऋणात्मक नहीं होने चाहिए। जो चर की घात है बच्चों कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। और बच्चों हमारी जो तीसरी शर्त है वो ये है कि बच्चों जो चर हैं हमारे उनको बच्चों कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए। यानी कि चर है वो जैसे नीचे x लिख दिया यहाँ पर 2/x, तो चर को बच्चों कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर यदि ये तीन में से कोई भी एक शर्त होती है उसके साथ में तो वह बहुपद नहीं होगा। और यदि कोई व्यंजक इन तीन शर्तों को पूरा करता है, यानी कि वो चर है वो अंडर रूट में नहीं है, चर की घात है वो माइनस में नहीं है, और चर है वो बटे में नहीं है, तो बच्चों ये बहुपद हमारा होगा। और बच्चों इन सभी को यदि मैं मिलाकर बोलूं तो एक ही बात मैं बोल सकता हूं कि जो बहुपद है, बहुपद की घात है बच्चों वो हमेशा होनी चाहिए पूर्ण संख्या। क्या होनी चाहिए बच्चों? बहुपद की जो घात है वो हमेशा होनी चाहिए बच्चों पूर्ण संख्या। क्या होनी चाहिए बच्चों? हमेशा पूर्ण संख्या। यदि बच्चों बहुपद की घात है पूर्ण संख्या होती है तो वह बहुपद होता है। और बच्चों इन तीन शर्तों का मतलब भी यही है। तो चलिए बच्चों अब समझते हैं हम लोग आगे। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे चरों के आधार पर बहुपद, यानी कि चरों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। और बच्चों चर वही कहलाते हैं जिनके मान है हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड यानी कि ABCD के अक्षर हमारे चर कहलाते हैं। तो बच्चों चरों के आधार पर बहुपद में सबसे पहला है बच्चों एक चर वाले बहुपद। तो सबसे पहले बच्चों मैं इनकी आप लोगों को बताता हूँ परिभाषा, और फिर मैं बताऊंगा बच्चों इनके आप लोगों को उदाहरण। तो बिल्कुल हर एक चीज बच्चों आप लोगों को क्लियर हो जाएगी।
तो जैसे ही नाम से स्पष्ट है, एक चर वाले बहुपद, यानी कि वह बहुपद जिसमें केवल एक ही चर होता है, उन्हें एक चर वाले बहुपद कहते हैं। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस के बी एक्स, और मैंने बच्चों लिखा है यहाँ पर बच्चों 2x की घाते 3 प्लस के 3x का स्क्वायर प्लस के 1। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बच्चों 3y का स्क्वायर प्लस के 2y प्लस के y। एक और जैसे मैंने बच्चों यहाँ पर लिखा 5z का स्क्वायर माइनस के 2z प्लस के 2। तो यहाँ पर आप लोग देखिए बच्चों, या तो इन व्यंजकों में या इन बहुपदों में या तो x x है यहाँ पर, या तो बच्चों y y है, या तो बच्चों यहाँ पर z z है। तो बच्चों आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि इन बहुपदों में या तो x x है, या बच्चों y y है, या बच्चों z z है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इन सभी में एक चर है, एक बहुपद में बच्चों एक चर है। तो ये बच्चों ये सारे उदाहरण कहलाएंगे बच्चों एक चर वाले बहुपद। तो चलिए बच्चों अब हम लोग समझते हैं दो चर वाले बहुपद। तो बच्चों अब तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो ही गया होगा कि दो चर वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। तो बच्चों इनकी जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार है कि वह बहुपद जिनमें दो चर होते हैं उनको दो चर वाले बहुपद कहते हैं। जैसे बच्चों अब आप लोग ही सोचिए अपने दिमाग में कि दो चर वाले बहुपद क्या कहलाएंगे। जैसे एक लिखूंगा बच्चों में ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई। तो यहाँ पर देखिए एक चर तो x है, दूसरा चर यहाँ पर y आ गया, तो यहाँ पर दो चर हो गए ना, तो ये दो चर वाला बहुपद होगा। जैसे मैंने लिख दिया बच्चों 5x का स्क्वायर प्लस के मैंने लिख दिया 3y। तो यहाँ पर देखिए x y है, तो ये दो चर हो गए। ठीक है, तो वह बहुपद जिसमें दो चर होते हैं उसे दो चर वाला बहुपद कहते हैं। अब बच्चों तीन चर वाले बहुपद की परिभाषा तो आप लोग बिल्कुल समझ ही गए होंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा। बच्चों समझ गए ना? अरे सर बिल्कुल समझ गए, आपने बड़े आसान शब्दों में समझा इसलिए हम लोग समझ गए। अच्छा तो चलिए मैं डायरेक्ट उदाहरण लिख देता हूँ। ठीक है, तो जैसे बच्चों तीन चर वाले बहुपद क्या होंगे, जैसे होगा बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई प्लस के जेड। यानी कि बच्चों एक और उदाहरण लेते हैं 3x का स्क्वायर प्लस के 2y प्लस के, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3z। तो यहाँ पर बच्चों देखिए तीन चर हैं, एक x है, एक y है, एक z है। तो बच्चों ये हो गया तीन चर वाला बहुपद, यानी कि वह बहुपद जिसमें तीन चर होते हैं उसे तीन चर वाला बहुपद कहते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं बहुपद के और प्रकार। तो बच्चों अब हम समझेंगे पदों के आधार पर बहुपद, यानी कि पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है बच्चों हमारा एक पदी बहुपद। तो बच्चों मैं आप लोगों को एक पदी बहुपद की परिभाषा बड़े ध्यान से बताता हूं, तो आप लोग भी बच्चों बड़े ध्यान से इसको सुनिए। तो वह बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने लिखा बच्चों एक पदी बहुपद का उदाहरण, जैसे मैंने लिखा बच्चों 100x का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों इसमें एक पद है। जैसे मैंने लिखा बच्चों 2y की घाते 5, इसमें भी एक पद है। जैसे मैंने लिखा बच्चों यहाँ पर के 10z की घाते बच्चों मैंने लिखा 20, तो यहाँ पर भी बच्चों एक पद है। ठीक है, तो आप लोग जरा ध्यान से सुनिए कि वह बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। इसमें दो पद नहीं हो सकते हैं, यानी कि प्लस माइनस से इसमें कोई भी जुड़ा हुआ दूसरा पद नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब समझते हैं बच्चों द्विपदी की। तो बच्चों अब आप लोग द्विपदी की परिभाषा का थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि द्विपदी बहुपद की परिभाषा क्या होगी। तो बच्चों द्विपद बहुपद की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, वह बहुपद जिसमें केवल दो पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे बच्चों अब आप लोग भी सोचिए कि द्विपदी बहुपद कैसा होगा जिसमें दो पद होंगे। तो जैसे बच्चों मैंने लिखा ए एक्स का स्क्वायर, बच्चों मैंने लिख दिया बी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसमें दो पद हैं और प्लस से जुड़े हुए हैं, तो ये होगा हमारा द्विपदी बहुपद का उदाहरण। जैसे मैंने बच्चों ए को लिख दिया माइनस के 2x का स्क्वायर प्लस के 7y। तो यहाँ पर देखिए दो पद हैं, तो ये द्विपदी बहुपद होगा। ठीक है, एक और मैंने लिख दिया बच्चों, जैसे मैंने लिख दिया 11x की घाते 3 और माइनस के मैंने लिख दिया 10y। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी दो पद हैं,
तो ये प्लस या माइनस से जुड़े हुए दो पद हो सकते हैं और इन्हीं को द्विपदी बहुपद कहते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं त्रिपदी बहुपद। तो बच्चों, अब आप लोग त्रिपदी बहुपद की परिभाषा तो बिल्कुल समझ ही गए होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए डायरेक्ट त्रिपदी बहुपद के कुछ उदाहरण लिखता हूं, आप लोग परिभाषा अपने आप से सुनाइए। तो यहाँ पर बच्चों त्रिपदी बहुपद के उदाहरण होंगे जैसे 2x का स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2। तो यहाँ पर देखिए बच्चों तीन पद हैं 1 2 3। तो ये हमारा त्रिपदी का उदाहरण होगा। जैसे मैंने एक को लिखा -5 का x का क्यूब माइनस के 2x और प्लस के मैंने लिख दिया y। तो यहाँ पर देखिए इसमें तीन पद हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे बच्चों त्रिपदी बहुपद। यानी कि वह बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं उसे कहते हैं बच्चों त्रिपदी बहुपद। तो ये थे बच्चों हमारे पदों के आधार पर बहुपद। और चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं बच्चों घात के आधार पर बहुपद। तो सबसे पहला है बच्चों हमारा रैखिक बहुपद। तो मैं अब आप लोगों को बता रहा हूं रैखिक बहुपद की बच्चों परिभाषा। तो सुनिए बच्चों आप लोग जरा ध्यान से। वह बहुपद जिसकी घात एक होती है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने क्या कहा बच्चों, वह बहुपद जिसकी घात एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे मैंने लिखा बच्चों 2x प्लस के 5। यहाँ पर देखिए बहुपद की घात कुछ भी तो नहीं है, और बच्चों घात देखना है अपन को चर की। तो यहाँ पर देखिए x की घात कुछ भी तो नहीं है, तो जहां पर घात कुछ भी नहीं होती है वहां पर घात को एक माना जाता है। तो यहाँ पर बच्चों बहुपद की घात कितनी है, एक, इसलिए ये हो जाएगा बच्चों रैखिक बहुपद। और भी बच्चों जैसे मैंने लिखा 3x प्लस के 2y माइनस के 3। तो यहाँ पर बच्चों ये भी रैखिक बहुपद होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है बच्चों, एक, क्योंकि जहां पर घात कुछ नहीं होती है वहां पर घात एक मानी जाती है। और मैंने बच्चों यहाँ पर लिखा, जैसे मैंने लिखा 12x प्लस के मैंने लिखा यहाँ पर 10y। तो यहाँ पर ये भी देखिए बच्चों बहुपद की घात कुछ नहीं है, यानी कि बहुपद की घात वहां पर एक है। ठीक है, तो ये होते हैं बच्चों हमारे रैखिक बहुपद। तो बच्चों अब आप लोग क्या समझोगे कि रैखिक बहुपद में जो घात होती है बच्चों वो कितनी होती है। बच्चों रैखिक बहुपद में घात होती है 1। तो बच्चों अब आप लोग इसको ध्यान रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में बहुत बार आता है कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो वह बहुपद जिसकी घात एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं द्विघाती बहुपद को। तो बच्चों अब आप लोग द्विघाती बहुपद की परिभाषा को तो समझ ही गए होंगे। तो द्विघाती बहुपद वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे बच्चों मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखूं, जैसे मैंने लिखा, चलो इसी को लिख लेता हूँ 2x का स्क्वायर प्लस के 5। तो यहाँ पर देखिए बच्चों बहुपद की जो घात है वो कितनी है 2। तो ये होगा बच्चों द्विघाती बहुपद। और मैंने बच्चों एक वो लिखा 3x का स्क्वायर प्लस के 2y माइनस के 2। तो यहाँ पर देखिए बहुपद की घात 2 है, तो ये होगा बच्चों द्विघाती बहुपद। तो बच्चों द्विघाती बहुपद में जो घात होती है बच्चों वो कितनी होती है 2। तो बच्चों द्विघाती बहुपद की परिभाषा कैसी है कि घात 2 वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं त्रिघाती बहुपद को। तो अब आप लोग बच्चों त्रिघाती बहुपद की परिभाषा तो बिल्कुल समझ ही गए होंगे बाकी की परिभाषाओं की तरह। तो मैं बच्चों अब आप लोगों के लिए डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल लिख देता हूं। तो यहाँ पर मैं लिख दिया 3x की घात 3 माइनस के 2x प्लस के 5। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो घात है वो 3 है, यानी कि ये 3 घात वाला बहुपद यानी कि त्रिघाती बहुपद है। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों के लिए एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ 4x की पावर 3 प्लस के मैंने लिख दिया यहाँ पर 9। तो ये भी बच्चों त्रिघाती बहुपद है। और एक और देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा 100x की पावर 3। तो ये भी बच्चों त्रिघाती बहुपद होगा। तो बच्चों त्रिघाती बहुपद में जो घात होती है वो कितनी होती है बच्चों 3। कितनी होती है बच्चों 3, यानी कि घात 3 वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो चलिए बच्चों अब समझते हैं आगे के अब हमारे पास में और कौन कौन सी परिभाषाएं सीखनी है। तो बच्चों अब हम समझते हैं अचर बहुपद। तो बच्चों अचर बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें केवल अचर ही होते हैं, उसे अचर बहुपद कहते हैं। यानी कि बच्चों जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा यहाँ पर 2, मैंने लिखा यहाँ पर माइनस के 5, मैंने लिखा 3,
मैंने लिखा 7, मैंने लिखा बच्चों 8। तो ये सारे के सारे बच्चों हमारे अचर बहुपद के एग्जाम्पल हैं और यही हमारे अचर बहुपद कहलाते हैं। तो बच्चों अचर बहुपद क्या होंगे? वह बहुपद जिसमें केवल अचर यानी कि अंक होते हैं उन्हें अचर बहुपद कहते हैं। तो हमारे ये 2 माइनस के 5, 3, 7, 8 ये सारे के सारे हैं बच्चों हमारे अचर बहुपद। और बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा बच्चों एक को लिख दिया मैंने 10, मैंने लिख दिया यहाँ पर 100 और मैंने लिख दिया बच्चों 1000। तो ये 1000 भी बच्चों हमारा अचर बहुपद कहलाएगा। यानी कि जो अंक हैं जो अचर हैं वही हमारे अचर बहुपद कहलाते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग समझते हैं शून्य बहुपद के क्या कहलाता है शून्य बहुपद। तो बच्चों जो हमारा बहुपद है क्या है बच्चों? जो हमारा बहुपद जो बहुपद 0 है उसी को बच्चों हम लोग क्या कह देते हैं? शून्य बहुपद। यानी कि बच्चों 0 बहुपद को हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। तो शून्य बहुपद की परिभाषा आप लोग जरा ध्यान से सुनिए बच्चों और उसको दिमाग में सेट कर लीजिए कि शून्य बहुपद को हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। यानी कि वह बहुपद जो 0 है वह शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं आगे और देखते हैं कि अब हमारे लिए कौन कौन सी परिभाषाएं और हैं जो कि आप लोगों को सीखना है। तो चलिए बच्चों अब हम समझते हैं बहुपद का गुणांक या किसी चर का गुणांक। तो बच्चों ये जो किसी चर का गुणांक है ये बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जरूर ही पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों चर के गुणांक या बहुपद के गुणांक को समझने के लिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा बच्चों 2x प्लस के 3, मैंने एक लिखा बच्चों 3x का स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 5, एक और लिखता हूँ मैं बच्चों 4x की पावर 3 माइनस के 2x का स्क्वायर प्लस के 5x और मैंने लिखा बच्चों यहाँ पर माइनस के 7। अब बच्चों एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों इस बहुपद में x का गुणांक बताइए, इस बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक बताइए, इस बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक या x की घाते 3 का गुणांक बताइए। तो कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग गुणांक को समझिए। तो बच्चों ये जो गुणांक है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है बच्चों गुणा, क्या है बच्चों? गुणा, और दूसरा प्लस में है बच्चों अंक। यानी कि बच्चों ऐसा अंक जिसका गुणा होता है किसी में वो कहलाता है गुणांक। तो बच्चों यदि मैं इसमें पूछूं आपसे कि x का गुणांक बताइए तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर x में गुणा है बच्चों यहाँ पर 2 का। तो यहाँ पर बच्चों x का गुणांक है कितना हो जाएगा? x का गुणांक है बच्चों यहाँ पर हो जाएगा कितना बच्चों? 2। x का गुणांक कितना हो जाएगा? 2। क्योंकि ध्यान से देखिए x में बच्चों किसका गुणा है? 2 का, इसलिए x का गुणांक हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिए बच्चों यदि मैं कहूँ कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, यदि मैंने पूछा x स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर में गुणा है बच्चों 3 का, तो x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा बच्चों 3। और यहाँ पर मैं पूछूं x का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों माइनस के 2, क्योंकि अपन को चिन्ह शायद बताना है क्योंकि चिन्ह का भी तो गुणा है ना। तो यहाँ पर x का गुणांक हो जाएगा माइनस के 2। तो यहाँ पर बच्चों इस वाले पद में या इस वाले बहुपद में बच्चों x का गुणांक हो जाएगा बच्चों क्या? x का गुणांक हो जाएगा बच्चों माइनस के 2। ध्यान रखना बच्चों चिन्ह शायद बताना है। तो यहाँ पर बच्चों यदि अब आप लोग बताइए कि मैं पूछूं x की घाते 3 का गुणांक तो बोलोगे 4, मैं पूछूं x स्क्वायर का गुणांक बोलोगे यहाँ पर -2, यहाँ पर मैं पूछूं x का गुणांक तो बोलोगे प्लस के 5। लेकिन बच्चों यदि मैं आप लोगों से एक पूछ लूं कि यहाँ पर मैंने लिखा x प्लस के y प्लस के मैंने मान लो 2 लिख दिया, अब मैं पूछूं x का गुणांक बताओ, तो बोलोगे सर यहाँ पर तो इसके सामने तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो फिर इसका गुणांक कैसे होगा? लेकिन बच्चों यही तो लॉजिक है, इसको ही तो आपको समझना है। जैसे बच्चों यहाँ पर किसी का गुणा नहीं है लेकिन बच्चों जो एक है वो सभी के साथ में छुपा हुआ रहता है, सभी का गुणनखंड होता है एक। तो बच्चों यहाँ पर x के सामने कुछ नहीं है लेकिन बच्चों x के सामने हमेशा एक रहता है। तो यहाँ पर बच्चों x का गुणांक क्या हो जाएगा? 1। ध्यान रखना जिसके सामने कुछ नहीं हो तो वहां पर उसका गुणांक हो जाता है 1। ऐसे ही यहाँ पर y के सामने कुछ नहीं है तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा बच्चों y का 1। और यदि मैं पूछूं बच्चों माइनस के x और प्लस के 2, इसमें x का गुणांक क्या है? तो बच्चों इसमें x का गुणांक हो जाएगा माइनस के 1,
क्या हो जाएगा बच्चों, गुणांक माइनस के 1, क्योंकि x में किसका गुणा है बच्चों, माइनस के 1 का। तो बच्चों आप लोग बहुपद के गुणांक यानी कि बहुपद में से चरों के गुणांक को निकालना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। तो चलिए अब समझते हैं बच्चों अपन लोग बहुपद की घात को। तो बच्चों ये जो बहुपद की घात है वो भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए समझते हैं बहुपद की घात को। और सबसे पहले मैं बताऊंगा बच्चों आप लोगों को बहुपद की घात की परिभाषा। तो बच्चों आप लोग परिभाषा को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि परिभाषा से ही आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों बहुपद की घात की परिभाषा है कि किसी बहुपद में अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। यानी कि बच्चों कोई बहुपद है उसमें जो सबसे बड़ी घात होगी उसी घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मैं अब आप लोगों को उदाहरण देकर समझाऊंगा तो और अच्छे से बच्चों आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने बच्चों एक बहुपद लिखा 2x की पावर 2 प्लस के मैंने यहाँ पर लिखा 3। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो बहुपद है इस बहुपद में घात कितनी है बच्चों, 2। तो यहाँ पर बच्चों बहुपद की जो घात है वो हो जाएगी बच्चों कितनी, 2। कितनी हो जाएगी, 2। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा बच्चों 3x का 3 माइनस के 7x का स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के मैंने लिख दिया यहाँ पर बच्चों 5। तो इसमें बच्चों मैं पूछूं कि बहुपद की घात क्या है, तो बच्चों इसमें देखिए सबसे बड़ी घात कितनी है, तो आप बोलोगे सर 3 है। तो इस बहुपद की घात बच्चों कितनी हो जाएगी, 3। और चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। माइनस के 7x की पावर 10 प्लस के यहाँ पर मैंने लिखा 20 बाई की घातें मैंने लिख दिया 9 प्लस के 2x की पावर मैंने लिख दिया बच्चों 8। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि जो यहाँ पर पावर है इस बहुपद की सबसे बड़ी पावर कितनी है बच्चों, 10। तो बच्चों इस बहुपद की जो घात है वो हो जाएगी बच्चों 10। तो अब आप लोग बहुपद की घात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक और मैं बहुपद की घात लेता हूं। जैसे बच्चों मैंने एक बहुपद लिखा कि मैंने लिखा x प्लस के y प्लस के मैंने लिख दिया 3। अब मैं पूछूं कि इस बहुपद की घात बताओ, तो बोलोगे सर यहाँ पर तो कोई घात है मुझे ना x पर दिख रही है ना y पर। लेकिन बच्चों यही तो आप लोगों को समझना है कि जहां पर बच्चों कोई घात नहीं होती है वहां पर घात हमेशा एक होती है। जैसे बच्चों गुणांक में समझा था ना कि जहां पर इसके सामने कोई गुणांक नहीं दिख रहा हो तो वहां पर गुणांक हमेशा एक होता है। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं दिख रही है, लेकिन बच्चों यहाँ पर x की पावर है वो 1 होती है हमेशा। ठीक है, जब नहीं दिख रही है यानी कि नहीं लिखी है तो वहां पर बच्चों उसकी पावर होगी 1। यानी कि इस बहुपद की घात हो जाएगी बच्चों कितनी, 1। और बच्चों घात एक वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग बहुपद की घात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा है कि अब आप लोग बहुपद की घात वाला एक भी क्वेश्चन है गलत नहीं करेंगे। तो चलिए अब समझते हैं बच्चों हम लोग कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट बीजीय सर्व समीकरणों को। तो बच्चों यदि आप लोगों ने इस चैप्टर की ये जो बीजीय सर्व समीकरण है समझ ली, तो बच्चों आप लोगों को ये समझ लीजिए कि आप लोग इस बहुपद वाले चैप्टर में बिल्कुल टॉपर बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इन बीजीय सर्व समीकरणों को यानी कि महत्वपूर्ण सूत्र ही हैं एक प्रकार से, तो इनको चलिए अब हम लोग समझते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारी सर्व समीकरण लिख रहा हूँ, तो आप लोग बिल्कुल उसको ईमानदारी से उनको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। और आप लोगों ने ये जो बीजीय सर्व समीकरण है आप लोगों ने, मुझे बिल्कुल ध्यान है कि आप लोगों ने इसको क्लास 8 में जरूर पढ़ी होंगी। तो बच्चों बस आप लोगों को इनको थोड़ा सा फिर से याद करना है, क्योंकि आप लोगों को ये थोड़ी थोड़ी याद तो है ही। तो चलिए मैं यहाँ पर पहली बीजीय सर्व समीकरण आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ और मेरे लिखते ही बिल्कुल आप लोग कहोगे कि यस सर ये तो मुझे आती है। तो पहली सर्व समीकरण है बच्चों हमारी x प्लस के y की घातें 2। हाँ आई ना, अरे सर ये तो मुझे आती है। अच्छा आती है तो चलो लिख के बताओ मेरे साथ। तो आप लोग भी अपनी कॉपी पर मेरे साथ इनकी सर्व समीकरण जल्दी जल्दी लिखते जाइए यदि आप लोगों को याद है, और याद नहीं है तो बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए। तो x प्लस y की घातें 2 की सर्व समीकरण होती है x का स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के y का स्क्वायर। फिर होती है बच्चों सेकंड नंबर पर इसी के माइनस की, तो x माइनस y की होल पावर 2। तो ये होती है बच्चों x का स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस के y का स्क्वायर। अगली सर्व समीकरण होती है बच्चों हमारी 3।
तो वो कुछ इस प्रकार से है बच्चों। ये तो आप लोगों को याद ही होगी कि एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो इनको एक बार अपन लोग प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में। तो ये हो जाएगी एक्स प्लस के वाई और ये हो जाएगी एक्स माइनस के वाई। अगली सर्व समीकरण है बच्चों हमारी 4 नंबर की, वो है बच्चों एक्स प्लस के ए और बच्चों एक्स प्लस के बी। तो ये तो आप लोगों ने की ही होगी याद, क्योंकि बच्चों क्लास 8 में यही सर्व समीकरण आप लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, तो ये हो जाती है बच्चों एक्स का स्क्वायर प्लस के ए प्लस के बी और इनके गुणा में होता है एक्स और प्लस के होता है ए इंटू बी। तो ये जो बच्चों चार सर्व समीकरण हैं, ये चारों की चारों सर्व समीकरण तो बच्चों आप लोग क्लास 8B में पढ़ करके आ गए हो। कक्षा 8B में बच्चों आप लोगों ने ये सर्व समीकरण याद की होगी और इनसे सवाल लगाए होंगे। तो बच्चों अब आप लोग आ गए हो क्लास 9th में, तो इनसे थोड़ी और आगे वाली सर्व समीकरण आप लोगों को सीखना है। तो आगे जो सर्व समीकरण है वो है बच्चों हमारे 5 नंबर की। तो ये जो सर्व समीकरण है बच्चों, ये है आप लोगों के लिए कुछ इस प्रकार, क्योंकि आप लोग थोड़ी सी बड़ी कक्षाओं में आ गए हो, इसलिए आप लोगों को बड़ी सर्व समीकरण भी सीखने को मिलेंगी। तो ये सर्व समीकरण हमारी x प्लस वाई प्लस जेड की घाते 2। तो चलिए इसकी सर्व समीकरण लिखते हैं। तो ये सर्व समीकरण है बच्चों हमारी बड़ी ही सरल, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस के जेड का स्क्वायर, फिर है बच्चों हमारी 2x बाई, फिर है बच्चों प्लस के 2x बाई बाई जेड और फिर है बच्चों 2x जेड। तो यहाँ पर देखिए बच्चों मैंने कुछ नहीं किया, x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर है, तो पहले x का स्क्वायर कर दिया, फिर y का स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर, फिर इन तीनों को एक एक साथ में जोड़े में लिख दिया, पहले x बाई फिर बाई जेड और फिर जेड एक्स और सभी में 2 2 लगा दिया। तो आप लोग इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं और आप लोगों को बच्चों ये याद करनी ही है। अगली सर्व समीकरण है बच्चों हमारे 6वें नंबर की। ये सर्व समीकरण है बच्चों हमारी x प्लस के वाई की घाते 3। तो ये सर्व समीकरण है बच्चों हमारी, ये होती है x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर बाई और प्लस में होती है बच्चों 3x बाई का स्क्वायर। और बच्चों इसका माइनस वर्जन होता है थोड़ा सा इसी के जैसा बिल्कुल। सो x माइनस के बाई की घाते 3, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में तो उसी के जैसी होती हैं, केवल माइनस प्लस का अंतर होता है। तो वही आप लोगों को याद रखना है कि कहाँ माइनस है कहाँ प्लस है। तो x माइनस बाई की घाते 3 की सर्व समीकरण होती है x की पावर 3 माइनस बाई की पावर 3 माइनस के 3x का स्क्वायर बाई और प्लस के होता है बच्चों 3x बाई का स्क्वायर। तो ये होती है बच्चों हमारी माइनस वाली सर्व समीकरण। और बच्चों एक सर्व समीकरण और है बच्चों जो कि आप लोगों को क्लास 9th में नई सीखने को मिली है। तो यहाँ पर 5, 6, 7 और 8, यानी कि ये बच्चों आप लोगों को ये जो 4 सर्व समीकरण है ये आप लोगों को नई है जो क्लास 9 में सीखने को मिली हैं। तो ये बच्चों सर्व समीकरण है कुछ इस प्रकार है, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस के z की पावर 3 माइनस के 3x बाई z। तो ये सर्व समीकरण है बच्चों। इसकी सर्व समीकरण होती है सबसे पहले बच्चों ब्रैकेट में x प्लस के y प्लस के z और अगले ब्रैकेट में होता है बच्चों इन तीनों का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस के z का स्क्वायर। अब बच्चों इनका साथ में होता है सभी का माइनस, यानी कि कैसा, यानी कि x बाई माइनस के बाई जेड और माइनस का होता है बच्चों जेड एक्स। तो ये बच्चों सबसे बड़ी सर्व समीकरण है क्लास 9th की। तो बच्चों इसके पहले जो मैंने आप लोगों को ये जो 4 सर्व समीकरण बताई थी ये आप लोग क्लास 8B में पढ़ के आ गए हो। और बच्चों अभी जो मैंने आपको ये सर्व समीकरण बताई हैं ये आप लोगों को थोड़ी सी नई है, तो आप लोगों को इन चारों सर्व समीकरण को सीखना है। तो बच्चों यदि आप लोग ये सर्व समीकरण सीख लेते हो तो आप लोग बिल्कुल इस पॉलिनोमियल को, बहुपद को बड़ी ही आसान तरीके से सॉल्व कर लोगे और आप लोगों पे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर बच्चों बहुपद चैप्टर के सारे सूत्र, सारी की सारी परिभाषाएं और कॉन्सेप्ट और सर्व समीकरण समाप्त होती हैं। मैंने बच्चों आप लोगों को हर एक चीज़ है बड़ी सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाई है। यदि फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग वीडियो को फिर से देख लीजिए। और बच्चों फिर भी आपका डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आप लोगों को इस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों। और बच्चों आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए। और हाँ बच्चों यदि आप लोग यहाँ तक बने हुए हो अभी तक तो आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं
और बच्चों आप लोगों का पढ़ने में मन लगता है तो इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग बच्चों, पढ़ते रहिए।